कि हम सिर्फ बिरयानी खाने में या खाने में या फ़ोनों में ज़्यादा वक्त ना गुजारें, सादगी से ज़िंदगी गुजार कर ज़्यादा खर्चा अपनी तालीम पे करें, आला तरबियत हासिल करें। हेलो एंड वेलकम टू द हिंदुस्तान गैजेट। टुडे आई एम हियर इन दिल्ली। आज इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए शाहीन ग्रुप के टॉपर हाफिज़ हुज़ैफ़ा मिर्ज़ा मौजूद हैं, जिन्होंने 602 नंबर हासिल किए हैं 720 में से। बहुत बहुत मुबारकबाद हुज़ैफ़ा जी, जज़ाकल्लाह। सबसे पहले तो आप थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि कैसे आपने नीट के लिए तैयारी की और क्या शुरू में आप हाफिज़ थे, उसके बाद आप नीट की कैसे तैयारी की? असल में मैंने मुंबई का रहने वाला हूँ मैं, और जोगेश्वरी में मेरा घर है। तो वहीं पर पास में स्कूल है मिल्लत हाई स्कूल जोगेश्वरी, जो इस्लामिक स्कूल है। वहाँ से मैंने स्कूल स्टार्ट किया था, और जब मैं 7th स्टैंडर्ड में पहुँचा तब मुझे मेरी अम्मी ने हिफ्ज़ में डाला था, कुरान शरीफ हिफ्ज़ करने के लिए। तो स्कूल से मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला, बिकॉज वो इस्लामिक स्कूल है। पहले आप स्कूल में थे, उसके बाद हिफ्ज़ शुरू किया? हाँ, हिफ्ज़ शुरू किया 7 से। तो मैंने एडमिशन कैंसिल नहीं करवाया था, एडमिशन उसमें रखा था, प्रेजेंट ही उन लोग लगाते थे। ये सपोर्ट था उनकी तरफ से, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि ऐसे लोगों को अल्लाह ने पैदा किया। तो और मैंने साथ में स्टडीज़ कंटिन्यूस रखी थी, मैं बुक्स भी पढ़ता था, और 10th स्टैंडर्ड मैंने उसी स्कूल से किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 10th स्टैंडर्ड में 85% थे। और फिर मॉडर्न एजुकेशन मुझे कंटिन्यू रखनी थी, बिकॉज मेरे अम्मी का एक ख्वाब था कि मैं डॉक्टर भी बनूँ और हाफिज़ भी बनूँ साथ में। तो हाफिज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह 10th के बाद मेरा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद एक चीज़ बची थी, जैसे नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है MBBS के लिए। तो फिर मैंने नीट में एडमिशन लिया। नीट में एडमिशन लेने के बाद वहीं मुंबई की एक कोचिंग से किया मैंने। तो मेरा उतना मार्क्स नहीं आया जितना एक एडमिशन के लिए चाहिए होता है। तब मुझे शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का पता चला, तो मैं रिपीट करने के लिए यहाँ पर आया वापस, मतलब बिदर में आया। और वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो सिस्टम देखा कि जिस तरीके से मेहनत कराई जाती है, हुफ़ाज़ की ग्रूमिंग की जाती है, तो मुझे बहुत खुशी हुई वहाँ पर जाने के बाद। जैसे 5 बजे से दिन चालू होता है, रात में 10:30 बजे ख़त्म होता है, डिसिप्लिन में आदमी रहता है, नमाज़ों की पाबंदी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उससे मेरे मतलब ऐसा बोल सकते हो कि मेरी लाइफ को एक वे मिला मेरे गोल को अचीव करने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मेरे 602 मार्क्स आए हैं, और इंशाल्लाह मुंबई में मेडिकल कॉलेज मिलने की उम्मीद है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगा। किस तरीके से, जैसे आपने कहा कि सपोर्ट किसका रहा आपके फैमिली में? बहुत सारे लोग मोटिवेट करते होंगे, बहुत सारे डीमोटिवेट, जैसे माँ तो होती हैं अक्सर मोटिवेट करती हैं, डीमोटिवेट भी करने वाले थे? डीमोटिवेट करने वाले थे और बहुत सारे थे। कौन? जैसे कि जो मेरे खालू है, उनका इंतकाल हो चुका है। तो उनके जो फ्रेंड थे, अबूज़र भाई करके थे, तो उनका मतलब बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन रहा, क्योंकि रिपीट में जब आदमी आता है तो लोग समझने लग जाते हैं कि ये साल बेकार कर रहा है, राइट। बट वो साल बेकार करना नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है आपका, मैं ये समझता हूँ। बट वो बोल रहे थे कि चैलेंज है कि इसका 600+ नहीं आएगा। चैलेंज किए थे आप? चैलेंज किए थे और आपने कर लिया? जी। वो यहाँ तक के एग्ज़ाम से 2 दिन पहले फ़ोन करके बोले थे अम्मी को कि आपके बच्चे ने जो लिया है वो फ़ैसला सही नहीं है। तो अम्मी ने बोले कि ये उसका फ़ैसला था, और उसका ये था कि मतलब मुझे करना है, तो इसके लिए लिया। अरे आप रहने दीजिए। मैंने बोला ठीक है, मेरी बात मत करवाना, आप ही उनको झेलो, इंशाल्लाह नीट के बाद बात होगी। इंशाल्लाह। तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट माँ का रहा? सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे अम्मी का रहा। अम्मी के मतलब घर वाले सारे, दादी थे, अब्बा थे, नानी थे, लेकिन सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो मेरी जर्नी में रहा वो मेरे अम्मी का था अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे ज़्यादा आपकी अम्मी का? जी। क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? सबसे पहले अम्मी, अब्बू, अल्लाह ताला, किसको देंगे? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का दूंगा, बिकॉज मैं समझता हूँ कि डिज़र्विंग होना एक अलग चीज़ है, लेकिन उस चीज़ को अचीव करना अलग चीज़ है। अब अल्लाह ना करे, मतलब कोई बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि वो पूरी तैयारी कर लेते हैं, लास्ट में बीमार पड़ जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ, उसके बाद अम्मी का हूँ, अब्बा का हूँ, ये सब जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। अब हर एक का नाम तो नहीं ले सकता ना मैं। जी। तो शाहीन कॉलेज हाफिज़ बच्चों के लिए, वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ का रूल्स रेगुलेशन सुबह से शाम तक कैसे हाफिज़ बच्चों के लिए? हाफिज़ बच्चों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि अगर वो मॉडर्न एजुकेशन में जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कुरान भूल जाएंगे, क्योंकि उनको टाइम दिया जाता है वहाँ पे। जैसे कि सुबह में फ़र्ज़ करिए 5 बजे उठाते हैं। 5 बजे उठाने के बाद सबसे पहले बाजमात नमाज़ होती है। बाजमात नमाज़ होने के बाद कुरान शरीफ का टाइम दिया जाता है पढ़ने के लिए, 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी है। कुरान 1.5 घंटा? हाँ, 1.5 कुरान पाक पढ़ने के लिए हाफिज़ बच्चे के लिए कंपलसरी है। कंपलसरी है, वहाँ पर बिठा के पढ़ाया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह।
तो उससे कुरान याद रहता है कि सबसे पहले आप कुरान पढ़ रहे हो, इसकी बरकत पूरे दिन में दिखती है। फिर उसके बाद 7:30 बजे से लेक्चर चालू होते हैं जो 1 बजे तक चलते हैं। फिर 1 बजे के बाद 1 घंटा ब्रेक रहता है। 1 घंटा ब्रेक इसके लिए रहता है कि खाना भी खाया, उसमें सोने का वक्त मिलता है क्योंकि 5 बजे से उठे हुए तो कैलुल्ला करने का। उसके बाद वापस से 1 या 2 लेक्चर होते हैं, सेल्फ स्टडी होती है असर तक। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद कुछ देर माइंड फ्रेश करने के लिए दिया जाता है, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ का भी रोल होता है, खाली ऐसे ही नहीं कि पढ़ाए जा रहे हैं। और उसके बाद मगरिब बाद जो सेल्फ स्टडी होती है 10:30 बजे तक, जिसमें डाउट सॉल्विंग सेशन भी होते हैं। अच्छा जी। और उसके बाद मगरिब के बाद डाउट सॉल्विंग सेशन होते हैं। मतलब जैसे 7 बजे से एक टीचर बैठ जाएंगे वहाँ पर, आपको जो पूछना है पूछ सकते हैं। 10:30 बजे तक ये चीज़ रहती है। 10:30 बजे के बाद आपको सोना है सोइए, पढ़ना है पढ़िए, लेकिन आप दूसरा काम नहीं कर सकते। सोना और पढ़ने के सिवा दूसरा काम नहीं कर सकते। पढ़ने का है अलाउ, पढ़ सकते। हाँ, पढ़ना अलाउ है, आप पढ़ सकते हो। बिकॉज कोई मतलब बच्चे रहते हैं ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं, तो उनके लिए अलाउड है कि आप 10:30 बजे के बाद पढ़ सकते हैं। जी। मोबाइल का अलाउड है शाहीन कॉलेज में? नहीं, मोबाइल बिल्कुल बैन है वहाँ पे, ऐसा समझ लीजिए। बिकॉज मोबाइल का जो इफ़ेक्ट है, मैं समझता हूँ कि नीट एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। कि उसमें 3 घंटे 4 घंटे अगर चले जाएंगे तो इंसान सेल्फ स्टडी कैसे करेगा। और ये मैनेज करना बहुत मुश्किल है एक्चुअली। मतलब अगर एक बार फ़ोन की लत लग गई, उसमें आपके 4-5 घंटे जा रहे हैं, अगर वो 4-5 घंटे आप स्टडी में इन्वेस्ट करते हो तो फिर रिजल्ट आता है। तो मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पे सबसे अच्छा रूल है फ़ोन का डिस्ट्रैक्शन हटा देना। हुज़ैफ़ा, आप AICU में आए थे या 11-12 के? नहीं, मैं AICU में नहीं आया था, मैं रिपीट में आया था यहाँ पर। जी। AICU का निज़ाम यहाँ का कैसा है? AICU का निज़ाम मैंने ख़ुद देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अगर जो बच्चे होते हैं जिनका बेसिक्स छूट जाता है, तो बेसिक्स छूटने की वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो वहाँ पे एक कोर्स डिज़ाइन किया गया है जिसको AICU के नाम से, एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट इसका फुल फॉर्म है। तो उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। कैसे? जैसे कि AICU तो हॉस्पिटल्स में होते हैं। ICU होते हैं, ICU हॉस्पिटल्स में होते हैं, मगर एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में है। तो ICU का मतलब क्या है कि वहाँ पर ज़्यादा केयर दी जाती है जिनको जो प्रॉब्लम्स होती है। तो एकेडमिक में उस चीज़ को लागू किया गया है कि वहाँ पर जो हाफिज़ बच्चे हैं जिनका बेसिक्स छूट गया है, उनमें एक टीचर बैठता है और 6 बच्चे होते हैं, उनको हर बेसिक्स सिखाया जाता है। जैसे अगर मदरसे से पढ़ा है, बेसिक्स छूट गया है, तो उसको प्लस माइनस में दिक्कत आती है, मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत आती है, और बेसिक साइंस में दिक्कत आती है। तो वो सब चीज़ें वहाँ पर AICU में सॉल्व की जाती है। AICU में? AICU में। अच्छा, कोई बच्चे जो ऐसे हाफिज़ा कर रहे हैं, 10 पारे हुए हैं, 15 पारे हुए हैं, अब उनके अंदर एक अलग जोश है कि हमें डॉक्टर बनना है, तो वो शाहीन में आना चाह रहे हैं, या जो बच्चे आलिमियत कर रहे हैं, अभी 2 साल उनके बाकी हैं, तो अगर हम छोड़ कर आ जाएं, उनके लिए क्या मशवरा होगा? मेरा मशवरा ये है कि आप हिफ्ज़ पूरा कर ले या आलिमियत पूरी कर ले, उसके बाद शाहीन में आए। क्योंकि अब्दुल कदीर सर क्या बोलते हैं कि आपके हाफिज़ जो आपके बच्चे का कुरान पक्का है, आप लाके छोड़ दीजिए, आगे की जिम्मेदारी हमारी रहती है। ऐसा बोलते हैं? ऐसा बोलते हैं वो कदीर सर कि आपके खाली उन लोग, मतलब अभी जैसे कोई बच्चा गया जिसको AICU में जाना है, तो उसका ऐसा कोई टेस्ट वगैरह नहीं लेंगे कितना आता है कितना नहीं आता है, बस कुरान शरीफ की सनद देखेंगे और थोड़ा टेस्ट करेंगे कुरान शरीफ याद है या नहीं है। हाँ, कुरान शरीफ का टेस्ट होता है। हाँ, कुरान शरीफ का टेस्ट होता है हाफिज़ बच्चों के लिए, और अगर उसमें वो आता है तो आगे की जिम्मेदारी वो लेते हैं। इसलिए तो AICU खोला गया है। यही उनका मोटिव है कि जिनको नहीं आता उन्हीं को सिखाना है। अब वो उसका टेस्ट लेके क्या टेस्ट करेंगे, इसको आता है या नहीं आता। सही। अच्छा हुज़ैफ़ा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, हाफिज़ बच्चों को दुश्वारी किस चीज़ में होती है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी? मेरे हिसाब से हाफिज़ बच्चों को दुश्वारी बायो में तो नहीं होती है। बिकॉज बायो कैसा सब्जेक्ट है, याद करने वाला है, और याद करने में अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ लोग बहुत पहले से ही होते हैं। हाँ, बहुत तेज़ होते हैं। तो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम उनको आएगी फिजिक्स में आएगी, क्योंकि फिजिक्स में ज़्यादा कंसेप्चुअल चीज़ें रहती है, और उनका बेसिक अगर वीक है, अगर सिर्फ मदरसा पढ़ा हुआ है तो बेसिक वीक है, तो उसके लिए मैथ्स भी लगता है। बिकॉज मैथ्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, एवरीवन नोज दैट। तो मेरा ये मानना है कि फिजिक्स में हाफिज़ बच्चों को प्रॉब्लम आएगी। उसको टैकल करने का तरीका यही है कि आप अपना बेसिक्स क्लियर करें। बेसिक्स क्लियर करने के बाद जो टीचर्स बता रहे हैं उसके ऊपर अमल करें, इंशाल्लाह आसानी होगी। हुज़ैफ़ा, आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? कैसे फैमिली से? नॉर्मल फैमिली या मतलब रिच फैमिली, कैसे? नहीं, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे अब्बा का चिकन शॉप है मुंबई में, और मेरी अम्मी टीचर है। तो मैं रिच फैमिली से तो नहीं, मिडिल क्लास फैमिली से। मिडिल क्लास से। बहुत सारे बच्चे यार, मतलब उनको प्रॉब्लम्स होती है, वो चाहते हैं तो हम आगे बढ़ें, लेकिन उनके अब्बू इमाम हैं, या मतलब मदरसे में पढ़ा रहे हैं, 5,000 8,000 सैलरी है, बाप भी चाह रहा है, बेटा भी चाह रहा है पढ़ूँ, लेकिन उनके पास फाइनेंशियली नहीं है कि वो अपने बेटे को पढ़ा सकें।
क्या शाहीन में ऐसे बच्चों का एडमिशन मुमकिन होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि अगर इमाम के बच्चे हैं और उनको ये पेमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर बच्चा हाफिज है तो उसके लिए तो 50% डिस्काउंट 50% डिस्काउंट रहता ही है जी। लेकिन ये साल से जैसे अब मैं रिपीट में गया था तो बहुत सारे हाफिज होंगे जो रिपीट में करना चाह रहे होंगे, तो उनके लिए एक स्कीम है कि अगर आपका स्कोर 350 प्लस है नीट में, नीट 2022 में, तो 2023 के लिए वो तैयारी करेगा तो उसमें 100% माफ़ है, मतलब वहाँ पर रहना खाना पीना सब फ्री है पढ़ाई के साथ। और जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके लिए भी कंसेशन करते हैं अब्दुल कदीर सर, करते हैं। नहीं, वही हम जानना चाह रहे हैं, स्कूल से जो हैं, हालांकि वो इमाम के ही बच्चे हैं, मतलब या किसी मदरसे के टीचर के बच्चे हैं जी, लेकिन वो मदरसे में ना पढ़ करके स्कूल लाइन से पढ़े हैं जी। अब वो एक मरतबा नीट किए, एग्ज़ाम दिए लेकिन नहीं निकाल पाए जी, तो दोबारा देना चाहते हैं। अब उनके पास पेमेंट नहीं है पे करने के लिए, तो उनके लिए भी अगर आप बात करें, आप अपनी ये मतलब बताएं कि मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, तो कदीर सर मानते हैं, कदीर सर करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, डिस्काउंट तो करते हैं। हुज़ैफ़ा हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी देश में हालात चल रहे हैं, मदरसों में सर्वे हो रहा है, सिर्फ इस नाम पर उनको मेन स्ट्रीम में लाना है, वो पढ़ते नहीं हैं, उनको देश से मतलब नहीं है। आप क्या सोचते हो ऐसे लोगों के बारे में? और आतंकवाद का इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मदरसे में आतंकवाद सिखाया जाता है, वहाँ के बच्चे टेररिज्म में आगे जाते हैं, आपके हिसाब से? मेरी राय ये है कि हाँ, मॉडर्न एजुकेशन से दूर है, मगर जो आपने आतंकवाद की बात की वो गलत है। बिकॉज कुरान शरीफ की अगर मैं एक आयत सुनाऊँ, वमन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्दि फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, जिसका मतलब ये है कि अगर आप एक आदमी का कत्ल करते हैं बेगुनाह का, तो आप पूरी ह्यूमैनिटी को किल कर रहे हैं, पूरे मैनकाइंड का वो नुकसान कर रहे हैं। तो अगर कुरान शरीफ में ये आयत है और इसी की टीचिंग, मतलब अगर मदारिस में जाएंगे तो टीचिंग होती है सिर्फ कुरान की और हदीसों की। कुरान में आप कुरान हिफ्ज़ की? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ज़्यादा चीज़ की मतलब फोकस क्या है उसमें, सिलेबस क्या, किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया, इंसानियत पर या किन सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस? मेरे हिसाब से कुरान शरीफ का मोटिव ये है कि इंसानियत को किस तरीके से बदला जाए, गंदगियों से कैसे दूर रहा जाए। टेररिज्म तो कहीं आता ही नहीं है उसमें मेरे हिसाब से, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आता। ये जो आयत मैंने पढ़ के सुनाई अभी, उसका मीनिंग ये है कि अगर आप एक बेगुनाह का कत्ल कर रहे हैं तो पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो ऐसी टीचिंग जहाँ दी जा रही हो वो टेररिज्म कैसे प्रमोट कर सकते हैं, मेरा क्वेश्चन ये है। तो ये जो भी ये चीज़ स्प्रेड कर रहे हैं उनका सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इशू है और नथिंग एल्स। मेरे को नहीं लगता कोई और इशू है उनका। ये कहते हैं कि देश में इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उनके लिए। देश में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंट्रीब्यूशन रहा है, बिकॉज जो अगर आप देखोगे हिस्ट्री में सबसे पहला फतवा देने वाले कि जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ फतवा देने वाले टीपू सुल्तान को आप देखोगे, तो इन सब ने मतलब फतवा जो दिए थे, सबसे बड़े आलिम थे कश्मीर के, तो उन्होंने सबसे पहले ब्रिटिशर्स के खिलाफ ये दिए थे, तो कैसे कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। और फ्रीडम फाइटर्स कई सारे मुसलमान थे और देश में कंट्रीब्यूशन है, मॉडर्न एजुकेशन में कंट्रीब्यूशन है। कैसे? अगर आप इब्न अल हैतम करके है, आप नेट पे सर्च मार सकते हो, जिन्होंने कैमरा इन्वेंट किया था, तो मेरे हिसाब से तो मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन। हाँ, वो क्या थे? वो फिज़िक्स के ये थे और एस्ट्रोनॉमर थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा ये मानना है कि हमारी तारीख़ को मिटा दिया गया है, तारीख़ को मिटा दिया गया है और इस इशू को रेज़ किया गया है कि इनका कोई वजूद नहीं था करके। लेकिन अगर आप पढ़ने जाओगे बुक्स में तो कई सारे मुसलमानों के कंट्रीब्यूशन आपको देश में भी दिखेंगे, दुनिया में भी दिखेंगे। जी, जो एलिगेशन लगते हैं, एलिगेशंस मैं कह रहा हूँ ना कि सारे झूठे एलिगेशंस है कुरान शरीफ की। अगर देखा जाए, अगर अच्छा एलिगेशंस लग रहे हैं तो आप मेरे हिसाब से तो जो इस चीज़ को मान रहा है वो भी तो गलत है। वो जाके मदारिस में देख सकता है कि किस चीज़ की टीचिंग दी जा सकती है। अगर वो जाकर पेनिट्रेट करे उसके अंदर जाकर बैठे उन लोगों से पूछे कि क्या टीचिंग है, या फिर उनके अंदर घुस कर करे ऐसा काम, तो खुद समझ जाएगा कि भाई जो एलिगेशन है सारे गलत है। मेरा तो ये ओपिनियन है कि जो हमारे मुल्क के दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं उनको जाना चाहिए मदरसों में और खुद जाके सर्वे करना चाहिए कि किस चीज़ की टीचिंग दी जा रही है, तो वो खुद समझ जाएंगे कि क्या है। चलिए, बहुत शुक्रिया। एक लास्ट क्वेश्चन, हाफिज़ बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो हाफिज़ बच्चे नीट जे या अदर शोबों में जाना चाहते हैं,
उनके लिए कोई पैगाम, किस तरह वो तैयारी करें अभी से? क्या वो हाफिज़ा करने के साथ ये जो हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट है उसको पढ़ना शुरू कर दें, या जो आलिम है अभी 2 साल उनके बाकी वो पढ़ना चाहते हैं वो कुछ तैयारी करना शुरू कर दें, अलग से कोचिंग, ऐसा कुछ? मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है कि जो हाफिज़ बच्चा है वो अल्हम्दुलिल्लाह ज़हीन होते हैं। हाँ, तो उनके लिए देखिए मेरे हिसाब से तो वो लाइफ में कुछ भी कर सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये मानता हूँ कि यूपीएससी भी वो निकाल सकता है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल सकता है, जैसे मैंने नीट निकाला और अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ हूँ। हाँ, मेरा ओपिनियन ये है कि अगर पॉसिबल है, जैसे मेरे लिए पॉसिबल था, क्या स्कूल से सपोर्ट मिला था तो मैंने हिफ्स को कंटिन्यू रखा। अगर वैसी फैसिलिटी आपके पास है तो ठीक है, वरना आप डिसकंटिन्यू करके, जैसे 2 साल आलिमियत के बच्चे ऐसा बोल रहे हैं, तो वो 2 साल कंप्लीट करने के बाद भी आपको ऐसा कोर्स अगर मिल रहा है जैसे हिफ्जुल कुरान प्लस का या ICU का, तो उसका भी आप फ़ायदे में कर सकते हो। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है जो शाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के ये साल के टॉपर रहे हैं मोहम्मद अली इकबाल, उन्होंने इसी तरीके से किया था। तो हर तरीके की एग्जाम्पल्स है आपके सामने, आप किसको चूज़ करते हैं, आपके पास क्या फैसिलिटी, उसके हिसाब से आप जा सकते हैं। उस हिसाब से जी। एक आखिरी पैगाम अपनी कौम के नाम? कौम से मेरा यही पैगाम है कि अगर हम देखेंगे तो हमारा लिटरेसी रेट जो है काफ़ी कम है। तो मैं ये मानता हूँ कि हम सिर्फ बिरयानी खाने में या खाने में या फ़ोनों में ज़्यादा वक्त ना गुजारें, सादगी से ज़िंदगी गुजार कर ज़्यादा ख़र्चा अपनी तालीम पे करें, आला तरबियत हासिल करें और कौम को आगे बढ़ाए। और जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि SC ST से भी ज़्यादा बिछड़े हुए जो मुसलमान हैं, सही बोलते हैं, बिकॉज़ अगर अभी के जो ये देखे जाए ना तो ज़्यादा पढ़ने वाले लोग नहीं मिलेंगे। मतलब मैं चाहता हूँ कि मतलब है, ऐसा नहीं है कि ज़ीरो है, मगर और ज़्यादा हो सकते हैं ना जी। तो मैं ये चाहता हूँ कि मॉडर्न एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, हमारी कौम को पढ़ने की ज़रूरत है, जिससे हमारा देश भी आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी बात करने के लिए हुसैफ। जज़ाकल्लाह। थैंक यू।